वेलकम टू दिस चैनल JR मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपने लेसन प्लान्स बना रहे होंगे, आप सब अपने बीएड की प्रैक्टिकल की फाइल्स बना रहे होंगे। तो अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है शिक्षक डायरी फाइल बनाने में, सो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि आप गणित और विज्ञान की शिक्षक डायरी की फाइल कैसे बनाएं। इसके पहले मैंने आपको हिंदी, संस्कृत और नागरिक शास्त्र और भूगोल के शिक्षक डायरी फाइल प्रोवाइड की हुई है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अगर मैथ और आपका साइंस है तो आप किस तरीके से बनाएंगे अपनी शिक्षक डायरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये फाइल। आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। मैंने आपको लगभग सारे बीएड की प्रैक्टिकल की फाइल्स प्रोवाइड की हुई हैं, कई सारे लेसन प्लान प्रोवाइड किए हुए हैं। वो सारे आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे और आप प्लीज देखिएगा उसको, आपको हेल्प मिलेगी। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये फाइल। तो देखिए ये इसका फ्रंट पेज है। यहाँ पर आपको अपना नेम फिल करना होगा और जो भी चीजें हैं यहाँ पर आप फिल कर लेंगे। इसके बाद अब देखिए आगे है आपका ये फर्स्ट पेज। इसमें आपको यहाँ पर फिल करना होगा कि आपने अपने सब्जेक्ट में कौन कौन से लेसन प्लान बनाए हुए हैं, कितने कितने पेज पर और कितने लेसन प्लान बनाए हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इस तरीके से शो करनी होगी, दिखानी होगी। और देखिए यहाँ पर ये आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है मैथ के लेसन प्लान्स की किस पेज पे हैं, कितने हैं, क्या हैं। और आपको राइट साइड में दिख रहा है विज्ञान के लेसन प्लान। तो इसी तरीके से आपको फिल करने हैं अपने सारे लेसन प्लान्स। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पेज। इसके बाद देखिए सेकेंड पेज पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर है आपका सत्र, आपका जो भी बीएड का सत्र होगा यहाँ पर आप लिखेंगे। फिर है आपका कक्षा, कक्षा में आप 8th लिखेंगे। इसके बाद आपका जो भी क्लास होगा आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिर है आपका विषय गणित और विज्ञान के लिए आपने कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया है उसका विवरण आप यहाँ पर देंगे अपने इस फाइल में। इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए हम देख लेते हैं कि आपको क्या करना है। तो देखिए आपने मैथ में शिक्षण विधियों में क्या यूज किया है, व्याख्यान विधि का यूज किया है। तो देखिए व्याख्यान विधि क्या होता है, व्याख्यान विधि को भाषण विधि भी कहते हैं। यह विधि अध्यापक केंद्रित होती है, जैसा कि मैंने आपको पिछली भी फाइल में बताया था। व्याख्यान विधि क्या होता है, व्याख्यान विधि में बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनते हैं और जो शिक्षक होता है वो क्या करता है, छात्र अध्यापिका कथन करता है और एक्सप्लेनेशन देता है। इस तरीके से आपका क्या होता है, व्याख्या देता है, वो एक तरीके से भाषण देता है। ठीक है, और जैसे कि आप देखते हैं कोई मंच है, वहां पर अगर भाषण दे रहा होता है कोई व्यक्ति, तो क्या होते हैं सारे जितने दर्शक होते हैं वो सब ध्यान पूर्वक बैठ के सुनते हैं। तो उसी की तरह होता है क्लास में व्याख्यान विधि। इसमें जो है शिक्षक ये क्या करता है, व्याख्या देता है और बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनते हैं। ये शिक्षक केंद्रित विधि होती है। तो देखिए आपका सेकंड पॉइंट था, यह विधि अध्यापक केंद्रित विधि है। फिर देखिए थर्ड पॉइंट है, इसमें अध्यापक पूर्ण रूप से सक्रिय रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये शिक्षक केंद्रित विधि है। नेक्स्ट है आपका छात्राध्यापक कुशल वक्ता व भाषण कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका छात्र मूक श्रोता की भांति अध्यापक का भाषण सुनते हैं। मीन्स बच्चों को क्या करते हैं, बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनते हैं, वो एक्टिव नहीं होते हैं, वो निष्क्रिय होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कक्षा में शिक्षक द्वारा वैज्ञानिक ज्ञान का केवल शाब्दिक वर्णन किया जाता है। मीन्स आप क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अब व्याख्या देते हैं। ठीक है, शाब्दिक तौर पे आप क्या करते हैं, सिर्फ व्याख्या देते हैं। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, व्याख्यान विधि का प्रयोग विज्ञान में जब महान वैज्ञानिक की जीवनी या किसी नवीन प्रकरण को प्रारंभ करना होता है तो किया जाता है। व्याख्या विधि का प्रयोग विज्ञान में जब महान व्यक्ति की जीवनी या किसी नवीन प्रकरण को प्रारंभ करना होता है तो किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपका व्याख्यान विधि के पद, व्याख्यान विधि के 3 पद हैं। ये क्या है, अध्यापक द्वारा योजना बनाना। सबसे पहले अध्यापक योजना बनाता है, फिर अध्यापक द्वारा व्याख्या करना, व्याख्या देता है, फिर छात्रों द्वारा अनुग्रहण करना, बच्चे क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्याख्या विधि के गुण। यह विधि आर्थिक दृष्टि से उपयोगी होती है क्योंकि इसमें प्रयोग दर्शन या अन्य सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या करते हैं, आप सिर्फ व्याख्या दे रहे हैं, इसमें कोई प्रदर्शन नहीं करना आपको, ना फिर किसी शिक्षण विधि का प्रयोग करना है, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना है। ये सारी चीजें हो जाती हैं आपकी व्याख्यान विधि में। ये इसके गुण होते हैं व्याख्यान विधि के। गाइस कोई भी विधि होती है तो उसके कुछ गुण होते हैं तो कोई दोष भी होते हैं, तो इसी तरीके से है ये हमारा। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर, इस विधि द्वारा अध्यापक एक समय में बहुत बड़े समूह को पढ़ा सकता है। अध्यापक क्या करता है, बहुत बड़े समूह को पढ़ा सकता है एक ही क्लास में, सामूहिक तौर पे।
नेक्स्ट है हमारा, यह विधि बहुत ही सरल, आकर्षक, तीव्र गति से चलने वाली है। इससे आप क्या करते हैं, सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाता है। बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनते हैं और जो शिक्षक होता है वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन देते चला जाता है और व्याख्यान देता चला जाता है। तो इससे क्या होता है, ये तीव्र गति से चलने वाली विधि है। यह है नेक्स्ट, यह विधि तथ्यात्मक ज्ञान एवं विज्ञान की ऐतिहासिक विवेचना हेतु कारगर है। ये हो गया। इसके बाद देखिए इसमें दोष क्या होते हैं। यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के प्रतिकूल है क्योंकि इसमें छात्रों को महत्व नहीं दिया जाता है। जैसे क्या है, ये शिक्षक केंद्रित विधि है, इसमें बच्चे एक्टिव ही नहीं है, करके कैसे सीखेंगे बच्चे। इसमें बच्चे तो ध्यानपूर्वक बैठ के सिर्फ सुन रहे हैं, ना कोई इनका कोई एक्टिवनेस है ना कुछ है। तो ये क्या है, इसमें महत्व नहीं होता है बच्चों का, तो ये क्या है, प्रतिकूल है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के। नेक्स्ट है हमारा, छात्र एक मूक श्रोता बन जाता है। छात्र कोई एक्टिवनेस रहती नहीं है उसमें, वो क्या रहता है, सिर्फ निष्क्रिय रहता है। नेक्स्ट है, यह विधि द्वारा छात्रों में स्वतंत्र दृष्टि का विकास नहीं हो पाता है। इसमें बच्चे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, अपना विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं, बच्चे सिर्फ ध्यानपूर्वक बैठ के सुनेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि क्या होता है, प्रश्नोत्तर विधि शिक्षण क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस शिक्षण विधि के जन्मदाता प्रसिद्ध विद्वान सुकरात थे, अतः इस विधि को सोक्रेटिस विधि भी कहते हैं। यह विधि अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछकर अपने पाठ का विकास करता है। वह पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछता है तथा शिक्षण बिंदुओं के साथ ही प्रश्न पूछता हुआ आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है हमारा, इस विधि में प्रश्न एवं उत्तरों की प्रधानता के कारण ही इसे प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। इस विधि में अध्यापक प्रश्न इस प्रकार से पूछता है कि छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा बनी रहे। जैसे देखिए व्याख्यान विधि होती है, बच्चे बस ध्यानपूर्वक बैठ के सुन रहे हैं, उनको बोरियत महसूस होगी, उनको कुछ ऐसा, वो एक्टिव नहीं रहेंगे, तो उसमें जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी। इसीलिए जो प्रश्नोत्तर विधि होती है, इसमें आप प्रश्न कर रहे हैं, बच्चे उत्तर दे रहे हैं, तो बच्चों में जिज्ञासा बनी रहती है, रुचि बनी रहती है। नेक्स्ट है, यह कक्षा के सहयोग से ही उत्तर ढूंढने का प्रयास करती है एवं शंका समाधान करता है। जैसे कि आपको स्पष्ट ही है प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्न पूछेंगे आप, बच्चे उत्तर देंगे, तो यह समस्या का समाधान करता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नोत्तर विधि के गुण क्या होते हैं। विद्यार्थी प्रश्न भी पूछता है और प्रश्नों के उत्तर भी देता है, अतः इसमें विश्वास की भावना जागृत होती है तथा साथ ही उसकी संकोच करने की प्रवृत्ति समाप्त होती है। नेक्स्ट है हमारा, छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा बनी रहती है जिससे वह ज्ञान सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रश्नोत्तर विधि से विद्यार्थी में सोचने, समझने एवं तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। फिर है हमारा प्रश्नोत्तर विधि के दोष। इसमें दोष क्या होते हैं। इस विधि का सबसे बड़ा दोष यही है कि छात्रों को प्रश्न पूछने में शंका नहीं रहती, अतः वह कभी कभी विषय से हटकर व्यर्थ के प्रश्न पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यह विधि उच्च स्तर पर ही अधिक उपयोगी है। नेक्स्ट है, कभी कभी कक्षा में प्रश्नों की बौछार इतनी अधिक होने लगती है कि बाहर से देखने वाले को शिक्षण कार्य ठीक चलता हुआ प्रतीत नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा स्पष्टीकरण शिक्षण विधि। मीन्स आपने गणित और विज्ञान में कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया है, ये सारी चीजें हो गई आपकी। तो यहाँ पर नेक्स्ट शिक्षण विधि आती है आपकी स्पष्टीकरण शिक्षण विधि। किसी भी विषय वस्तु को सरल, सुगम, बोधगम्य बनाने के लिए शिक्षक स्पष्टीकरण शिक्षण विधि की सहायता लेता है और अगम्य, असंरचित तथा कठिन प्रकरणों को इस प्रकार से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है कि कुल विषय वस्तु आसानी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट है हमारा, इस विधि के अंतर्गत विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण क्रमबद्ध सुनियोजित विधि विवरण से यद्यपि कुछ मिलती जुलती है, फिर भी इसमें अंतर है। नेक्स्ट है, स्पष्टीकरण विधि व्याख्या विधि से भी भिन्न होती है क्योंकि व्याख्या प्रसंगवश कठिन, जटिल और दुरूह अंशों के लिए की जाती है, जबकि स्पष्टीकरण विषय वस्तु के प्रत्येक पक्ष विशेष पर प्रकाश डालने के लिए किया जाता है। अब देखिए आगे स्पष्टीकरण शिक्षण विधि के गुण। इसके गुण क्या होते हैं। स्पष्टीकरण विधि से विषय वस्तु आसानी से छात्रों को समझ में आ जाता है। स्पष्टीकरण से विषय शिक्षक कार्य बहुत ही सरल भाषा में होती है।
नेक्स्ट है हमारा स्पष्टीकरण विधि में शिक्षण कार्यक्रमबद्ध तरीके से आसानी से किया जा सकता है, जिससे छात्र को समझने में आसानी होती है। अब देखते हैं हम कि स्पष्टीकरण शिक्षण विधि के दोष क्या होते हैं। स्पष्टीकरण विधि में विषय वस्तु को कितना एक्सप्लेन करना है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। स्पष्टीकरण विधि में स्पष्टीकरण को लंबा करने पर छात्र बोर हो जाते हैं। छात्र अध्यापक को छात्र के ज्ञान स्तर का पहले से ही पता होना चाहिए। तो ये हो गया आपका स्पष्टीकरण विधि। अब हम देखिए नेक्स्ट देखते हैं आगमन विधि। अब आगमन विधि क्या होता है, देखिए आगमन विधि शिक्षण अधिगम का सर्वोत्तम विधि है। यह नए ज्ञान को खोजने का अवसर प्रदान करती है। यह अनुसंधान मार्ग को प्रशस्त करती है। जब हमें किसी वस्तु की जरूरत होती है, हमें किसी कार्य को पूरा करने में कोई समस्या आती है, समस्या का समाधान निकालने के लिए खोज करते हैं, जिससे हम कई सारे नवीन ज्ञान को खोज लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि क्या है यहाँ पर आप फिर से देख लीजिए। जब हमें किसी वस्तु की जरूरत होती है, किसी वस्तु को पूरा करने में कोई समस्या आती है, किसी कार्य को पूरा करने में कोई समस्या आती है, तो हम क्या करते हैं, समाधान उसका निकालते हैं, खोज करते हैं, जिससे नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है हमारा जिससे हम अनुसंधान कर लेते हैं और एक निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं, जिससे हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि हम स्वयं उसी कार्य को करते हैं। इस शिक्षण विधि का प्रतिपादन अरस्तु महोदय ने किया था, आगमन विधि का। अब हम देख लेते हैं कि आगमन विधि के गुण क्या हैं। नवीन ज्ञान खोजने का प्रशिक्षण व नवीन ज्ञान को अर्जन करने का अवसर प्राप्त होता है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट है हमारा बच्चों से सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं, जिससे उसमें रचनात्मक आत्मविश्वास गुणों का विकास होता है। आगे पॉइंट है बालक उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए सामान्य नियम स्वयं से निकालते हैं। इसमें सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है, क्योंकि बच्चा स्वयं करके सीखता है। नेक्स्ट है हमारा आगमन विधि के दोष। इसमें दोष क्या है, प्रत्येक विषय को समझने एवं पढ़ने के लिए उपयुक्त है, यह संभव नहीं है। प्रत्येक विषय को समझने व पढ़ने के लिए उपयुक्त है, यह संभव नहीं है। आधुनिक समय में शिक्षा पद्धति जिसमें हर व्यक्ति को तुरंत ही कुछ न कुछ चाहिए होता है, तो आगमन विधि का पूरी तरह से उपयोग कर पाना संभव नहीं है। सीखने में शक्ति व समय अधिक लगता है, केवल सामान्य नियमों को खोजा जा सकता है। नेक्स्ट है निगमन विधि। अब निगमन विधि क्या है, यह विधि आगमन विधि से बिल्कुल विपरीत है। इस विधि में निगमन तर्क का प्रयोग किया जाता है। निगमन विधि का प्रयोग मुख्यतः नियमों व सूत्रों को पढ़ाते समय किया जाता है। निगमन विधि में अभिधारणों आधारभूत तथ्यों की सहायता ली जाती है। इस विधि का प्रयोग उच्च कक्षाओं के शिक्षण में किया जाता है। निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर या नियम से उदाहरण की ओर अग्रसर होता है। इस विधि में बालकों के सम्मुख सूत्र, नियमों व निष्कर्षों तथा संबंधों आदि को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाता है। निगमन विधि के गुण क्या हैं? इस विधि से विज्ञान का कार्य अत्यंत सुविधाजनक एवं सरल हो जाता है। निगमन विधि द्वारा बालकों को स्मरण शक्ति विकसित होती है। ये हो गया हमारा निगमन विधि। इसके बाद देखिए आगे भी पॉइंट है। इस विधि के प्रयोग से बालक अभ्यास कार्य शीघ्रता से व आसानी से कर लेते हैं। यह विधि संक्षिप्त होने के साथ साथ व्यवहारिक भी है। नेक्स्ट है हमारा निगमन विधि के दोष क्या हैं? यह विधि मनोविज्ञान सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि यह स्मृति केंद्रित है। यह विधि रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। यह विधि तर्क, चिंतन एवं अन्वेषण जैसी शक्तियों को विकसित करने का अवसर नहीं देती। इस विधि द्वारा अर्जित कार्य अस्पष्ट व अस्थायी होता है। इस विधि द्वारा बच्चों को नवीन ज्ञान अर्जित करने का अवसर नहीं मिलता। तो ये हो गए उसके कुछ पॉइंट्स। अब हम देख लेते हैं आगे प्रोजेक्ट शिक्षण विधि। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि क्या है? प्रोजेक्ट प्रणाली का दार्शनिक आधार है व्यवहारवाद। इस प्रणाली में छात्र उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं पूर्ण संलग्नता से सामाजिक वातावरण में करते हैं।
छात्र जो कुछ भी सीखता है वह क्रियाशील होकर सीखता है तथा वह जो क्रियाएं सीखता है वे सामाजिक जीवन से सीखता है। परिभाषाएं क्या हैं? गेलार्ड के अनुसार प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का एक ही भाग है जो विद्यालय में प्रयोग किया जाता है। स्टीवेंसन के अनुसार प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक स्थिति में पूरा किया जाता है। प्रत्येक प्रोजेक्ट का कुछ न कुछ प्रयोजन होता है। प्रोजेक्ट रुचिपूर्ण होता है। प्रोजेक्ट क्रिया रासायनिक वातावरण में की जाती है। अब हम देखिए आगे देखते हैं, हमारा आगे है अब हम देख लेते हैं प्रोजेक्ट विधि के गुण क्या है। प्रोजेक्ट प्रणाली में पुस्तकीय शिक्षा की अवहेलना करके छात्रों को जीवन की वास्तविकता की शिक्षा दी जाती है। छात्र जीवन की यथार्थ समस्या को हल करना सीखता है। प्रोजेक्ट प्रणाली छात्रों का सर्वांगीण विकास करती है। छात्र विभिन्न समस्याओं को अपने प्रयास द्वारा हल करते हैं। यह प्रणाली पूर्णतया प्रजातांत्रिक भावनाओं पर आधारित है। अब हम देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट विधि के गुण क्या, दोष क्या होते हैं। यह विधि अधिक महंगी होती है। शिक्षण कार्य व्यवस्थित नहीं हो पाता। छात्रों का उचित मूल्यांकन करने में समस्या होती है। श्रम अधिक खर्च होता है। तो ये हो गए आपके कुछ दोष। अब हम देखिए हम लोगों ने जितना भी पीछे पढ़ा है वो क्या था, गणित और विज्ञान के लिए जितनी भी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया था वो सारी चीजें एक्सप्लेन की थी। अब हम देख लेते हैं आगे। ये इस तरीके से आपको कॉलम बनाना होगा जिसमें आपको प्रतिदिन के शिक्षण कार्य का विवरण देना होगा कि आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया है, कौन सा प्रकरण पढ़ाया है, किस क्लास में पढ़ाया है, कितने डेट को पढ़ाया है और कितने लेसन प्लान आपने पढ़ाए हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको इस तरीके से इंडिकेट करनी है। तो देखिए इसमें कुछ कॉलम्स हैं। क्रम संख्या, विषय, उप विषय, कक्षा तथा वर्ग, प्रस्तावित पढ़ाने का दिनांक। ये हो गए आपके कुछ कॉलम्स। इसमें आप फिल कर लेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आप इस तरीके से फिल करेंगे। यहाँ पर देखिए 5 ही विज्ञान के यहाँ पर पॉइंट्स डले हुए हैं। आपको पता है आप जितने भी आपके लेसन प्लान बने होंगे 20-20 या फिर जितने भी 20-20 वैसे बनते हैं नॉर्मली, तो अगर आपके 20-20 लेसन प्लान दोनों सब्जेक्ट बने होंगे तो आप 20 लेसन प्लान को यहाँ पर इंडिकेट करेंगे। ठीक है, जैसे 5 तक लिखा हुआ है उसी तरीके से आप 20 तक लेसन प्लान्स को बताएंगे कि आपने कितनी डेट को बनाई है और किस क्लास में बनाई। तो ये हो गए आपके यहाँ पर पॉइंट्स एंड। तो अगर आपको ये फाइल समझ में आई हो, आपके लिए इजी रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको ये फाइल समझ में आई कि नहीं आई है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन प्लान के साथ, नई फाइल्स के साथ। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।